टीवी पर अक्सर हम फौज की बहादुरी कहानियां सुनते हैं। तिरंगा लहराता है, दुश्मन पीछे हटता है और हम और आप गर्व से भर जाते हैं। लेकिन उस वर्दी के पीछे की असली कहानी क्या है? वो कठिन फैसले क्या होते हैं जो सरहदों पर लिए जाते हैं? वो सच्चाइयां जो कभी हमारे पास आती हैं किताबों के जरिए, कभी नहीं पहुंचती हैं। इसीलिए हमें लगा कि आज एक पॉडकास्ट करते हैं जो स्पेशल हो। आज सिर्फ बहादुरी की नहीं, कुछ अनकहे राजों को लाते हैं जो अक्सर फाइलों में क्लासिफाइड हो जाते हैं। आज हमारे साथ वो शख्स हैं जो गलवान की बर्फीली रात में चीन को सख्त जवाब दे रहे थे। विपिन रावत साहब के बाद देश की तीनों सेनाओं की कमान की जिम्मेदारी संभाली। एक तरफ युद्ध भूमि का अनुभव है, दूसरी तरफ उग्रवाद पर गहरी समझ है। और अब उनकी एक नई किताब आई है, द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड। हमारे साथ हैं जनरल मनोज नरवणे साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर, कैसे हैं आप? पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये मुझे मौका दिया कि मैं अपनी नई किताब के बारे में बात करूं और इसके ज़रिए, इस पॉडकास्ट के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले। मैंने जब आपकी नई किताब का टाइटल पढ़ा सर, तो मेरे जहन में पहला सवाल जो आया वो ये आया कि आपकी जो पिछली किताब जिसका जिक्र चल रहा था वो थी 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, और उसे क्लासिफाइड कहकर रिलीज नहीं किया गया। इस बार जो किताब का नाम है वो अपने आप में क्लासिफाइड है, तो क्या कोई क्रोनोलॉजी सर इसके पीछे है? नहीं, ये जो किताब मैंने लिखी है इसमें ऐसे दिलचस्प किस्से हैं फ़ौज के बारे में, मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों सेनाओं के बारे में, जो कि मुझे लगता है कि लोगों को बहुत पसंद आएंगी। लेकिन जब मैं ये किस्से लिख रहा था, इसके ऊपर मैं बातचीत कर रहा था अपने दोस्तों से वगैरह, तो मुझे ये आश्चर्य हुआ कि उनमें से किसी को इसके बारे में मालूम नहीं था। ना सिर्फ सिविलियन मेरे दोस्त, लेकिन जो मेरे साथ फ़ौज में रहे हैं, जिन्होंने 20-20 साल वर्दी पहने, उनको भी ये मालूम नहीं थे कई इनमें से किस्से। मानो कि ये गोपनीय थी, मानो कि ये क्लासिफाइड थी, जबकि ऐसे कुछ नहीं है इसमें। सभी को, मतलब अगर मुझे मालूम है, ये अब थोड़ा भी गूगल सर्च करो तो ये इसके बारे में तफसील से आपको पता चल सकता है, लेकिन फिर भी इसके बारे में लोगों को मालूम नहीं था। मुझे कई चीज़ें बड़ी दिलचस्प लगी उस दृश्य से, जैसे कि इसके ऊपर एक चद्दर फैली हुई हो। तो मेरे कोशिश रही है कि इस वेल को, इस घूंघट को हटाए और जो अपनी सेनाओं के कहानियाँ हैं जिससे हमारे मोराल बढ़ता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं पहुंचा सकूं। देखिए, मैं जानता हूं आपकी पिछली किताब को लेकर बहुत सारे लोगों के मैंने बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन पहले मैं ये जो नई किताब है इसको लेकर कुछ सवाल कर लेता हूं। जैसे मुझे एक बड़ा दिलचस्प किस्सा लगा सर इसमें कि फौज में जो रैंक का गणित होता है कि मेजर लेफ्टिनेंट से सीनियर है, पर मेजर जनरल जो है लेफ्टिनेंट जनरल से जूनियर है। इसकी क्या क्रोनोलॉजी सर? तो इससे पहले मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि हम रैंक पर काफ़ी भरोसा देते हैं, लेकिन जब फॉर्म भरे जाते हैं तो ये उसमें या तो मिस्टर होता है या मिसेस होता है। आर्मी या नेवी, एयरफोर्स रैंक तो होते नहीं हैं। तो जब हम अपना नाम भरते हैं, मान लो एक होटल रिजर्वेशन में, तो वो मिस्टर मेजर जनरल या मिस्टर जनरल मनोज नरवणे करके नाम दिया जाएगा। जब हम होटल में जाएंगे तो वो हमें मिस्टर जनरल करके बुलाएंगे, तो उनको पता ही नहीं है कि ये नाम नहीं है बल्कि एक रैंक है। तो इतनी जो है, मैं कहता हूँ, एक तरह से इग्नोरेंस है हमारे बीच में कि फ़ौज कैसे मतलब चलती है। तो इसी रैंक के सिलसिले में, जैसे आपने अभी कहा कि मेजर तो लेफ्टिनेंट से सीनियर होता है, लेकिन मेजर जनरल, लेकिन जैसे भी गणित बढ़ता रहता है तो वो जूनियर, मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल से जूनियर आता है। तो इसके पीछे 2 राज हैं या 2 कहानियाँ बताई जाते हैं। उसमें से कितनी सच्चाई है कितनी नहीं कह नहीं सकते, इसीलिए मिथ्स एंड मिस्ट्रीज। एक और बड़ा अच्छा मुझे लगा सर कि जो नेवी का कैप्टन होता है वो कर्नल के बराबर होता है, लेकिन आर्मी ऑपरेटर ने कैप्टन सुनकर जूनियर समझ लिया था। हाँ, तीनों सेनाओं में भी अलग अलग। हाँ, तो तीनों सेना में अलग रैंक है, और 2 रैंक ऐसे हैं जो कि एक है लेफ्टिनेंट का रैंक नेवी में, जो कि आर्मी के लेफ्टिनेंट से सीनियर है, और एक है कैप्टन का रैंक नेवी में, वो जो फिर से आर्मी के रैंक से सीनियर है। और इसीलिए नेवी में जब इन 2 रैंक का इस्तेमाल किया जाता है
तो हमेशा आगे ब्रैकेट में इंडियन नेवी लिखते हैं ताकि लोगों को पता चले कि ये कैप्टन नेवी वाला ये जूनियर नहीं है, सीनियर है, या ये कैप्टन आर्मी वाला जूनियर है। बट आप जैसे सीडीएस आ गए हैं, बड़ा पद आ गया, आप खुद तीनों सेनाओं की जिम्मेदारी आपने संभाली, तो ये रैंक्स को बराबर नहीं करना चाहिए था क्योंकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए? कई सेनाओं में ऐसे है जी कि एयरफोर्स और नेवी के रैंक उन्होंने एक जैसे रखे हैं, और वो कहते हैं कर्नल एयरफोर्स, अलग से ग्रुप कैप्टन नहीं कहते हैं, जो कि कर्नल का इक्विवेलेंट है। लेकिन उन फौजों में भी जो नेवी के रैंक है वो फिर भी नेवी वाला ही सिस्टम फॉलो करते हैं, क्योंकि वो सिस्टम, क्योंकि नेवी ज़्यादातर और दुनिया भर में घूमती है, तो इसलिए प्रैक्टिकल चीज़ है कि सभी को एक रैंक का मालूम हो। बट एक जो सबसे इंटरेस्टिंग जो टॉपिक लगा पे किताब में वो था इंडियन आर्मी में कर्नल पाकिस्तान। फिर वो किस्सा कि फोन गया और उसने फोन रख दिया, उसे लगा पाकिस्तान से कॉल आ रहा है, तो ये कर्नल पाकिस्तान। तो एक चीज़ होती है रैंक, और एक होता है कि आप कौन से पद को संभाल रहे हो। तो आप अगर एक कर्नल हो तो एक यूनिट के कमान अधिकारी हो सकते हो, लेकिन आप किसी हेडक्वार्टर में जाते हो तो आप उसी रैंक में, कर्नल के रैंक में आपका अपॉइंटमेंट हो सकता है कर्नल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि सभी एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ें देखते हैं। उसी तरह एक पद होता है कर्नल जनरल स्टाफ इन ब्रैकेट पाकिस्तान। उसका काम है कि पाकिस्तान के बारे में जितनी जानकारी है, जितने न्यूज़पेपर कटिंग है, इंटरनेट है, रिसर्च है, किताबें पढ़ते रहो, पाकिस्तान के बारे में जानकारी हासिल है। तो जब वो कॉल बुक करता है और अपने आप को किसी से इंट्रोड्यूस करता है कि मैं कर्नल जीएस पाकिस्तान, तो वो घबरा जाता है कि अरे ये पाकिस्तानी कहाँ से आ गया हमारे बीच में। तो ये केवल पाकिस्तान का ही कर्नल होता है या चाइना का भी हमने रखा है, बाकी देशों का भी? कर्नल जीएस चाइना भी है, क्योंकि ये दो देश खास करके हम इनके ऊपर ध्यान रखते हैं। ओके। और बाकी भी हम ऑफ कोर्स पूरे नेबरहुड को देखते हैं बाकी देशों के ऊपर, लेकिन वो एक जनरल ये है। लेकिन ये दो अपॉइंटमेंट ऐसे पद हैं जो कि फोकस इनका इन दोनों देशों के ऊपर होता है। तो ये सभी को ये आर्मी में भी कंफ्यूजन है इस बात को लेके? कई बार जिन लोगों को मालूम नहीं होता, क्योंकि एक बहुत स्पेशलाइज्ड अपॉइंटमेंट है, सभी को इनके बारे में शायद जानकारी ना हो। मैं आपके फौज के सर और इस किताब में किस्से पढ़ा था, एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो मेरा फेवरेट किस्सा आया वो था बदला राम जी के राशन का किस्सा। कैसे वो नहीं रहे लेकिन उसके बावजूद एक्स्ट्रा राशन। बदलू राम की कहानी एक्चुअली सबको दिलचस्प लगती है। ये बदलू राम एक सिपाही था असम रेजिमेंट का, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब कोहिमा इम्फाल की लड़ाई हो रही थी और जापानीज़ फौजें धीरे धीरे आगे बढ़ के पूरे ब्रिटिश फौज को घेर रही थी, जिसमें ये असम राइफल्स का भी टुकड़ी थी, तो लड़ाई के शुरुआती दिनों में ही इसकी मौत हो जाती है। और अमूमन ऐसे कुछ रोज़ एक कितनी नफरी है उसका रिपोर्ट जाता है, और उस नफरी के बराबर जो है राशन आता रहता है। लेकिन लड़ाई के हालत में इतनी गोलाबारी के बीच वो जो जिसकी ज़िम्मेदारी थी वो भूल जाता है कि इसका नाम हम उस नफरी से निकाल दें, उस टैंक से निकाल दें। तो इसीलिए अगले कुछ दिनों हफ्तों तक उसका भी राशन आता रहता है, और एक वक्त ऐसे आता है जबकि ये पूरी टोली घेरी जाती है, और फिर उनको जितना उनके पास राशन है उसी के ऊपर अपना काम चलाना है और ज़िंदा रहना है। तो इस आदमी का जो एक्स्ट्रा राशन आया था उसके बदौलत वो और 4-6 दिन लड़ पाते हैं। और इसके ऊपर फिर आगे जाके जब ये कहानी निकली तब एक ब्रिटिश ऑफिसर ने एक गाना बनाया उसके ऊपर, बदलू राम जमीन के अंदर, कि बदलू राम का बदन। और उसके बोल हैं कि बदलू राम का बदन ज़मीन के नीचे है लेकिन उसका राशन हम खाते हैं। तो एक मतलब मज़ेदार भी कहानी है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। एक मॉर्बिड भी है कि बदन नीचे है और अब खाना खा रहे हो, तो मतलब दोनों चीज़ों के बीच में जो। और ये असम रेजिमेंट का एक बहुत ही मशहूर गाना है जो उनका एक किस्म का रेजिमेंटल सॉन्ग बन गया है, और जो भी इसको सुनता है वो जोश पैदा करने वाला गाना है। एक और बड़ा अच्छा किस्सा आपकी किताब का था, इसके बाद मैं कुछ और सवाल पूछूंगा। शहीद जसवंत सिंह और बाबा हरभजन का मैंने सुना कि इनके लिए चीनी सेना भी कुर्सियां खाली रखती है, इज इट ट्रू? वो इसलिए मिथ्स एंड मिस्ट्रीज कितनी सच्चाई शायद पहले रखते होंगे। जैसे ज़माना बदलता गया, कभी रिश्ते अच्छे होते हैं, फ्लैग मीटिंग होते हैं, कभी टेंशन होते हैं, तो ये अप एंड डाउन होते ही हैं। लेकिन ये दो जो उदाहरण दिए मैंने, जसवंत सिंह जो 62 वॉर में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और जहाँ उन्होंने ये एक्शन किया
वो बाद में उसका नाम जसवंतगढ़ पड़ा। 62 की लड़ाई में वो जसवंतगढ़ नहीं था, वो कोई और नाम था नॉर्मल। और उनको वो लड़ाई में शहीद हुए। हरभजन सिंह नॉर्मल पेट्रोलिंग में शहीद हुए और उनकी लाश मिली नहीं। बाद में एक जवान को सपने में बाबा हरभजन आते हैं कि मेरी लाश जो है ऐसे ऐसे जगह में है, और जब वो फिर से तलाशी करते हैं तो वो उनको हरभजन की लाश मिलती है। तब से ये कहानी बनने लगी, या ये विचार आने लगा कि अगर वो ऐसे सपने में आ सकता है तो वाकई वो बाबा होगा। तो ऐसे बाबा हरभजन, बाबा बिकेम बाबा। और मज़ेदार बात यह है कि बाबा हरभजन का बंकर वगैरह वैसे के वैसे रखा गया है इतने सालों के बाद, अभी भी स्टिल। लेकिन वो बंकर जो है वो काफ़ी ऊंचाई पे है, सिक्किम के हाई एल्टीट्यूड एरिया में, और वहाँ रोड से भी वो 50 कदम जाना वो आम टूरिस्ट वगैरह के लिए काफ़ी मुश्किल है। तो अभी एक न्यू बाबा हरभजन मंदिर बना है रोड के ऊपर, जहाँ पे सारे लोग मत्था टेक सकते हैं बगैर वो एक्चुअल जगह जाके, जो कि शायद सारे लोग उतनी वो चढ़ाई ना कर पाए। भारतीय फौज में भी टोने टोटके होते हैं सर? हाँ होते हैं। सबसे आपको इंटरेस्टिंग कौन टोना टोटा कौन सा लगा, ऐसे कि कोई बिलीफ ऐसा हो जो? तो ऐसे बिलीफ तो होते ही हैं, लेकिन ये जो बिलीफ है इसके ही बदौलत हम चलते हैं। इसी की बदौलत ही हमें वो हिम्मत मिलती है कि हम ऐसे दूर दराज इलाके में जब तैनात है, बर्फबारी हो रही है, गोलाबारी हो रही है, तो ऐसे जो चीज़ें हैं इसी से हमें शक्ति मिलती है कि हम अपनी ड्यूटी ठीक कर पाए। आपने इंडियन आर्मी क्यों ज्वाइन की? क्या इंस्पायर किया था आपको कि आप फौज में गए? और आपका चाइल्डहुड हीरो कौन था? मेरे ख्याल से देखिए, मेरे पिताजी जो है वो एक आर्मी कैडेट थे। वो IMA में उनका ट्रेनिंग भी चल रहा था, लेकिन उस वक्त मुकुंद सर खेलकूद में उनके घुटने में चोट आई, और उस वक्त ऐसे कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ हुआ नहीं करते थे, तो IMA से उनको निकलना पड़ा, और बाद में जाके वो एयरफोर्स में गए। तो क्योंकि मेरे पिताजी एयरफोर्स में थे तो आई वांटेड टू गो टू एयरफोर्स, लेकिन मेरा चश्मा लग गया तो चश्मे की वजह से मुझे आर्मी जाना पड़ा। तो मेरे पिताजी जिनको आर्मी में होना था वो एयरफोर्स में गए मैं एयरफोर्स में जाना था, मैं आर्मी में गया, लेकिन आर्मी में जाके मैं चीफ बना। दैट इज़ डेस्टिनी। तो वो कौन था जिससे आप इंस्पायर बहुत थे अपार्ट फ्रॉम योर फादर? जैसे हम बहुत सारी कहानियां सुनते हैं, किस्से सुनते हैं, सैम मानेकशॉ साहब के, और बहुत सारे किस्से हैं, करगिल के बहुत सारे हीरोज हैं। आपका चाइल्डहुड हीरो कौन था जिसकी वीरता की कहानियां सुनकर आप? ऐसे कोई खास चाइल्डहुड हीरो तो नहीं कह सकते, लेकिन मेरे पिताजी को बहुत शौक था मिलिट्री हिस्ट्री का, तो उनके लाइब्रेरी में यही किताबें थी जो बाद में मुझे एक्चुअल में पढ़नी पड़ी। लेकिन वो किताबों में मैंने ऐसे ही मतलब कहानी के तौर पर जब मैं स्कूल में था तो मैंने ज़्यादातर वो किताबें पहले ही पढ़ चुका था मैं। तो गोइंग इनटू द आर्मी वाज नेचुरल प्रोग्रेशन। ओके सर, करगिल वॉर में बहुत सारे हीरोज आए जिनकी रोमांचक कहानियां हम सुनकर इंस्पायर होते हैं। आपकी ड्यूटी सर्विस के दौरान कोई एक ऐसा मार्टरी जिसका आप जिक्र करना चाहें, जिसने आपको बहुत एक कहते ना कि वीरता का एहसास करा दिया? आप फौज में खुद है, लेकिन आपको भी इंस्पायर कर दिया कि दिस इज व्हाट इंडियन आर्मी मीन्स। किसी का अगर आप जिक्र करना चाहें जिसकी वीरता ने आपको अचंभित कर दिया था? सबकी वीरता तो उस मौके पर जो दिखाते हैं वो अलग एक किस्म का होता है। तो किसी एक को कहना कि ये बेस्ट है या ये बेस्ट नहीं है वो शायद सही नहीं रहेगा। लेकिन एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि वीरता और जो डिसीजन मेकिंग वगैरह है, हम अपने जवानों को जोखिम में डालते हैं, तो वो भी एक वीरता है। कि मालूम है हमें कि जब हम ये ऑर्डर देंगे कि इनमें से कई लोग वापस नहीं आने वाले, तो एक ये बड़ा एक कठिन फैसला होता है, लेकिन फिर भी हमें वो लेना पड़ता है। तो एक है फिज़िकल ब्रेवरी और एक है मॉरल करेज, तो दोनों जो है बहुत अहमियत रखते हैं। मैं करगिल के 20 साल होने पर सर द्रास गया था। वहाँ पर बहुत सारे अनगिनत बहादुरी किस्से सुने। मैं बोफोर्स पर गया, उस टाइम आर्मी के एक रिटायर्ड थे लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सर, वो हमारे साथ गए थे, तो उनकी वजह से हमें ज़्यादा एक्सेस मिला था। तो जब मैं बहुत सारे ऑफिसर से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि करगिल का युद्ध हमने इसलिए जीता क्योंकि हमारे जवानों के हौसले का कोई सानी नहीं था। मुशर्रफ की प्लानिंग बहुत तगड़ी थी। इसमें तो बिल्कुल कोई शक ही नहीं है।
कि हमारे जवान जो है दे आर दी बेस्ट, और उन्हीं को बदौलत हम इतनी अच्छी फ़ौज है। और मैं इससे पहले भी कई जगह मैं बात कर चुका हूँ, और मैं किसी में मेरे से पूछ रहा था कि आप अपने जवानों को जोश कैसे दिलाते हो। मैंने कहा मैं जवानों को जोश नहीं दिलाता हूँ, उनके वजह से मुझे जोश आता है। दे आर दी हीरोज एक्चुअल, नॉट अस। आपकी सर इस किताब से पहले एक किताब और बड़ी चर्चा में रही, देश के संसद से लेकर सड़क तक, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, लेकिन वो किताब रिलीज नहीं हुई। अब देश के मन में सवाल यह है कि सुरक्षा का नाम लेकर एक तीनों आर्मी के चीफ की किताब को, जो उसने सोच समझ कर लिखी होगी, उसे दबाना क्या सही है? क्या लोकतंत्र में जनता को यह जानने का हक नहीं है कि सेना प्रमुख ने युद्ध के मुहाने पर खड़े होकर क्या फैसले लिए? आपका टेक क्या रहा? देखिए, जब पहले बात तो मेरा कभी इरादा नहीं था कि मैं ऐसे कोई किताब लिखूं, ऑटोबायोग्राफी या मेमोइर्स लिखूं। लेकिन ऐसे ही किसी बुक रिलीज़ के फंक्शन में किसी ने पूछा कि आप क्यों नहीं लिखते हो? तो मैंने कहा मैं लिखूंगा, लेकिन कौन छापेगा? तो वो पब्लिशर ने कहा नहीं ज़रूर हम छापेंगे, आप लिखो तो सही। तो वहाँ से फिर ये आइडिया है कि मैं कुछ लिख सकता हूँ। तो जब मैंने लिखा है वो टोटली अपने मेमोरी याददाश्त से लिखा है, कोई नोट्स नहीं थे, कोई ऐसे डायरी नहीं लिखी थी। तो इस किस्म के जब मेमोइर लिखे गए तो हो सकता है इसमें कोई गलतियाँ हो सकता है कि कुछ चीज़ें उसमें सही ना हो, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स गलत हो, डेटे गलत हो, तो इसमें रिव्यू करने में कोई हर्ज नहीं है, ताकि बाद में जो भी निकले वो सही निकले। तो और जब आपने कोई चीज़ लिखी है तो आपने वो अपने नज़रिए से लिखी है, और हर लेवल में नज़रिया अलग अलग होता है। तो वही घटना अगर कोई एक जूनियर ऑफिसर देखे, वो उसके बारे में कुछ और सोचेगा, मैं उसके बारे में और सोचूंगा, मेरे से हायर लेवल में उसमें कोई और पहलू हो सकते हैं कुछ जो मेरे दिमाग में ना आए हो, जो कि ज़्यादा लोगों को पता लगने से शायद आगे जाके उसका असर हो सकता है। तो रिव्यू करने में कोई, जैसे मैं कहा, हर्ज नहीं है। और हो सकता है कि ऐसे एक आधी चीज़ हो जो, और चर्चा हम सिर्फ 2-3 चीज़ों के बारे में कर रहे हैं, लेकिन उसमें कई सारे चीज़ें हैं। तो हो सकता है कि एक दो इसमें एक कॉन्टेक्स्ट ये आया था कि कोई व्यक्ति जो इतने बड़े पद पर रहा हो, मतलब ये मैं आपका नजरिया समझना चाहता हूं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो या आप जैसे रहे एक बड़े पद पर, CODS पर, क्या उस पद पर बैठे व्यक्ति को किताबों के जरिए बातें करनी चाहिए? क्योंकि हम जब काओ साहब के किस्से सुनते हैं शुरुआत में, रॉकी चीफ, तो उन्होंने लाइफ में कोई इंटरव्यू नहीं दिया था। ये कहा कि मैं नहीं छपवाऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे राज मेरे साथ जाने चाहिए। क्या वो सीक्रेसी होनी चाहिए या इस बारे में बात होनी चाहिए, कुछ बातें निकल कर आनी चाहिए? आपका नजरिया क्या है इस पर? नहीं, बातें तो होनी चाहिए, और हम एक डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में हर चीज़ के ऊपर बातें होती हैं, डिबेट होते हैं, और उसी डिबेट के ज़रिए हम और मजबूत हो जाते हैं। तो और कई सारी चीज़ें खास करके जो मैंने उस किताब में लिखी हैं वो पब्लिक नॉलेज में थी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मेरे कोई पास कोई डायरी नहीं थी, मेरे कोई नोट्स नहीं थे। तो मैंने जब वो इवेंट्स रिक्रिएट किए हैं तो मैंने नेट पर जाके रिक्रिएट किए सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल और जो भी अलग अलग लोगों ने रिपोर्टिंग की थी। तो एक किस्म से तो सभी चीज़ें जो है उसमें कोई क्लासिफाइड ऐसी चीज़ नहीं है। नहीं, लेकिन क्योंकि किताब वो सर मार्केट में आई नहीं। राहुल गांधी जी ने संसद में वो किताब उठाई, कहा मैंने पढ़ा, सरकार ने इसे दबा दिया है, और उसमें कई 2 बातें स्पेशली निकल कर आई थी। एक अग्निपथ योजना को लेकर कहा कि ये PMO का विचार था, सरकार का नहीं। मेरे इसी कुर्सी पर जहां बैठे हैं एक आर्मी चीफ यहां आ चुके हैं, जो बाद में गाजियाबाद से सांसद भी बने। उन्होंने मुझसे कहा कि ये तो बहुत पुरानी मांग थी, हम चाहते थे ऐसा हो। जब आप ही किताब से कोट किया गया तो ये आया कि PMO का विचार था। फिर आपकी थोड़ी चुप्पी रही। अब जनता जो है, आप जानते हैं इंडिया में हर चीज से पॉलिटिक्स होती है। आप लाल कपड़ा रख दीजिए, नीला रख दीजिए, भगवा रख दीजिए, उस पर भी सियासत कर लेंगे लोग। तो एक कंफ्यूजन पैदा हो गई आपकी खामोशी को लेकर भी, और इस फैसले को लेकर भी जो इतना कंट्रोवर्शियल रहा कि ये सेना के हक में था या सेना के हक में नहीं था। अग्निवीर, देखिए, पहली बात तो है खामोशी के ऊपर। मैं तो हर जगह जाता हूँ, हर जगह बात करता हूँ। अग्निवीर के ऊपर भी 50 बार मुझे लोगों ने पूछा होगा इस अग्निवीर स्कीम के बारे में, अग्निपथ स्कीम के बारे में। इसके ऊपर मैंने 2022 या 23 में आर्टिकल भी लिखा है,
जो कि हिंदू में छपा था। तो ये नहीं है कि इसके ऊपर मैं टिप्पणियाँ नहीं कर रहा हूँ। तो लेकिन मेरा इससे बड़ा अगर आप ये देखें कि जो HR के पॉलिसी है, ह्यूमन रिसोर्स के पॉलिसी हैं, वो हर ऑर्गेनाइजेशन के बदली होते हैं। और कई लोगों को मालूम नहीं है, ज़्यादातर इनफैक्ट लोगों को मालूम नहीं है कि 75-76 तक इनफैक्ट जवान सिर्फ 7 साल सर्विस करता था और 7 साल सर्विस के बाद वो घर जाता था, कोई पेंशन नहीं। उसके 90 रुपये जो है ना तनख्वाह होती थी उस समय, और 7 साल के बाद कोई पेंशन नहीं, कोई दूसरी नौकरी नहीं। उसके बाद वो जो करना चाहे वो करे। लेकिन उस वक्त जो गवर्नमेंट थी उनको लगा कि नहीं, ये सही बात नहीं है, ऐसे इतने कम उम्र में ऐसे ही छोड़ दे, जबकि इसने अच्छे काम किए, देश की सेवा किए। तो इस 7 साल को बढ़ा के 15 साल कर दिया, और 15 साल करने के बाद वो पेंशन लागू कर दी। तो पहले कुछ और सिस्टम था, अभी तो नया सिस्टम चालू हुआ, अभी एक नई पॉलिसी बनी है। तो पॉलिसी अगर बदली हो रही है उसमें हर्ज क्या है? आपका इस पर टेक क्या है? अग्निपथ योजना इंडियन आर्मी के कॉन्टेक्स्ट में सही है? तो अभी जो योजना बनी है वो दोनों का एक सॉर्ट ऑफ मिश्रण है। पहले 7 साल में वो घर जाता था, बाद में वो 15 साल सारे रहते थे और पेंशन। ये दोनों का मिश्रण है कि 4 साल सभी लोग करेंगे, 4 साल के बाद कुछ लोग बाहर जाएंगे और कुछ लोग परमानेंटली रहेंगे जिनको पेंशन मिलेगा। और 7 साल की जगह 4 साल करने से वो अभी भी कम उम्र में जा रहा है, जहाँ कि वो एक दूसरी कैरियर जो है और आसानी से कर सकता है। और 4 साल में जब वो घर रिलीज होगा, उसके जेब में 10-12 लाख रुपए होंगे। नहीं, मेरा सवाल ये हमने डिटेल्स इस पर हमने बहुत चर्चा की है। अब क्योंकि जो सवाल आज उठ रहा है वो 2 सवाल सर है। एक सवाल ये है कि क्या जब अग्निपथ योजना लागू की गई, क्या इंडियन आर्मी तैयार थी उस वक्त? सेकेंड क्वेश्चन, जनरल नरवणे साहब की नज़र में ये योजना इंडियन आर्मी के हित में है या नहीं? मैं समझता हूँ कि ये आर्मी के हित में ही होगा, क्योंकि ये जो यंग ब्लड है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। और मेरे यूनिट का सिपाही कुलवीर सिंह 2 साल के सर्विस में उसमें सेना मेडल गैलेंट्री मिला है। तो ये कहना कि अग्निवीर अच्छा काम नहीं कर सकते, ये 4 साल में क्या सीखेंगे, क्या कर पाएंगे, ये बड़ी गलत बात है। और इसने, ये मेरा कहना नहीं, उसने करके दिखाया है। तो अग्निवीर तो है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब एक जैसे इसमें एक थ्योरी सर ये आ रही थी जो मुझसे, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे युवा, स्पेशली मैं यूपी से आता हूँ, यूपी बिहार में बहुत सारे बच्चे जो सुबह उठकर लगातार तैयारी करते हैं। तो मुझे कुछ बच्चों ने भी सवाल भेजे, क्योंकि उन्हें मौका शायद ना मिलता आपसे। उन्होंने कहा कि सेना की ताकत नाम नमक निशान वाली रेजिमेंट की विरासत है। अब छोटे कार्यकाल में वो बॉन्डिंग कि मैं अपने फौजी के लिए, साथी के लिए जान दे दूंगा, ये अफसर करीब सुनते थे, वो शायद मुमकिन है। दूसरा क्या था कि इतना ट्रेंड व्यक्ति, क्योंकि 75% हट जाएंगे, एक डर भी रहेगा कि क्या लाइफ में वो कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं निकल जा रहे, क्योंकि वो बहुत वेल ट्रेंड इंसान है, और अगर कहीं गुमराह हुआ गलती से, आर्थिक वजह से, तो वो देश को नुकसान कर सकता है। एक तीसरा इसमें ये भी काउंटर सर आया, जो नए बच्चों ने पूछा मुझसे, कि हम देश के लिए तैयारी कर रहे हैं, हम मरने जीने को तैयार हैं, सरकार परिसीमन कर रही है, 850 सांसद हो सकते हैं, 7,000 विधायक हो जाएंगे। विधायक सांसद को पैसा देने में दिक्कत नहीं है, वहां खजाना खर्च नहीं होगा, लेकिन जो फौजी जान देने को तैयार है, जो माँ बाप भूल बैठा, और ऐसे अनगिनत किस्से हैं। मैं अभी नागालैंड के एक ऑफिसर थे, उनका किस्सा सुन रहा था। उन्होंने बर्फ की पहाड़ी पर खड़े चढ़कर नंगे पैर जाकर जान दे दी थी। नीबू साहब उनका कहते थे। तो इसमें तो वो फौजी पूछता है कि हमारा आप नेता अपना जेब भर ले रहे हो, हमारा मोटिवेशन, हम प्राण दे रहे हैं, कम से कम इतना तो इंश्योर कर दो कि माँ बाप हमारे सुरक्षित रहेंगे। इसमें आपके 2-3 सवाल जो है जुड़े हुए हैं और इंटरकनेक्टेड हैं। इमोशन जहाँ तक एस्प्री द कोर होता है ना, वो अपने यूनिट में आपस में जो है वो बढ़ाना है। ये नहीं होता कि एक कानून के तौर पर कि कैमरेडरी बढ़ेगी, वो हर यूनिट का अलग अलग मतलब तरीका होगा। अपने बात की अभी आप कह रहे थे कि नेताओं की पेंशन बढ़ रही, नेता नहीं, वो इससे पहले की नाम नमक निशान, हाँ, कि गुमराह हो जाएंगे। हाँ, जब पहले वो 7 साल के बाद जाते थे तब तो नहीं गुमराह हुए, तो अब क्यों गुमराह होंगे? तो हमें अपने दिमाग में ऐसे गलत विचार क्यों लाते कि वो गुमराह हो के वो गलत रास्ता माने। अगर वो 4 साल फौज में रहा है
और 4 साल में हमने इसमें देशभक्ति की भावना पैदा की है। एस्पी द कोर जो आप कह रहे हैं, बड़ी सिस्टम के कैसे काम करना है, रेजिमेंटल स्पिरिट, वो सारा अगर हम 4 साल में उसमें नहीं डाल पाए हैं तो वो फिर हमारी कमज़ोरी है। मैं आपकी बातों को अगर मैं कंक्लूड करने की कोशिश करूं, मुझे ऐसा लग रहा है आप अग्निवीर को डिफेंस कर रहे हैं आज। बिल्कुल नहीं। आप उससे कह रहे हैं कि सही है, जितना मैं आपको कंक्लूड, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। अब जब 7 साल से 15 साल सर्विस बढ़ाई गई जवानों का, तब सोशल मीडिया वगैरह नहीं था, ठीक है ना, इसके ऊपर इतनी चर्चा नहीं हुई थी। लेकिन उस वक्त इसके ऊपर भी बहुत नेगेटिव कमेंट्स थे कि इतने ओल्ड जवानों के साथ हम लड़ाई कैसे लड़ेंगे। बिल्कुल उल्टा, जो अभी कह रहे हैं कि इतने बच्चों के साथ कैसे लड़ेंगे, तब उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट था कि अभी 15 साल के बाद वो 15 साल तक रहेंगे, वो तो 35-40 साल के बूढ़ों के साथ हम कैसे लड़ाई लड़ पाएंगे। तो हर एक स्कीम के कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ एडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं, तो स्कीम को चलने दो। अग्निपथ से सेना को नुकसान है? बिल्कुल नहीं, ठीक है, वो स्कीम को चलने दो। स्कीम जब चलेगी तब पता चलेगा इसमें नुक्स क्या क्या हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो 100% करेक्ट है। रिफॉर्म्स तो आते रहते हैं, रिफॉर्म आते रहते हैं, ये बात वीपी सिंह साहब ने भी कही थी। पॉलिसीज भी बदली होते रहते हैं, और अगर लगा कि उसमें नुक्स है कि 25% नहीं 50% रखनी चाहिए, वो बदली कर दिया जाएगा। क्या राहुल गांधी साहब ने आपकी किताब के कोट्स को मिसकोट करके क्वेश्चन खड़ा कर दिया? अब मैं आपकी बातों को सुनने के बाद ये सवाल फ्रेम कर रहा हूँ। सच बोलूं तो मैंने उन चीज़ों के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि वो मेरा उसमें कोई कनेक्शन नहीं था। मेरा सर पूरे देश में तहलका मचा था। वो ठीक है, लेकिन मैं तो आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, तब भी जी रहा था, अब भी। ये संसद में ये सवाल आपको परेशान करते हैं? बिल्कुल परेशान नहीं करते। मैं तो हमेशा इन चीज़ों से दूर रहा हूँ, और मैं अपना, मेरे दोस्त भी पूछते थे मुझे कि आपको ये नहीं हो रहा, मतलब IBP वगैरह तो नहीं हो रहा। मैं शांत स्वभाव का हूँ, मुझे ऐसे छोटे मोटे चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग जो कहना चाह रहे हैं वो कहे। आपके कुछ जूनियर्स भी सर, क्योंकि हम अलग अलग विषयों पर इंटरव्यू करते हैं, तो अभी ईरान वॉर चल रही थी, तो कई सारे जूनियर्स भी आप कराए, उनमें कुछ जूनियर्स जो कर्नल रहे हैं या और बड़े पदों पर रहे, उनमें से कुछ लोगों की नाराजगी आपको लेकर थी। वो उनका कहना था कि जब आप पद पर थे उस वक्त आपने वो बातें कोट नहीं की, जब आप रिटायर हो गए तब आपने इन स्कीम्स को या कई बातों को उठाया जिनका अब शायद अब रेलेवेंस उतना नहीं है या अब आपके हाथ में नहीं है। तो वो इस बात से सेटिस्फाई नहीं थे, उन्हें लग रहा था कि जब आप पद पर थे, इतना बड़ी जिम्मेदारी थी, उस वक्त आप चीज़ों को बेहतर कर सकते थे। उन जूनियर्स को आप क्या कहेंगे? वो जितना मैं कर सकता था उतना मैंने किया है। मुझे जो है, मेरा कॉन्शियंस जो है वो क्लियर है। नाइस। और एक किसी चीज़ के ऊपर एक हद तक ही आप लड़ सकते हो, और हर एक डिलिब्रेशंस में, डिस्कशन में मैं हमेशा ये भी उदाहरण देता हूँ कि 3 स्टेप होते हैं। एक होता है डिस्कशन, एक होता है डिसीजन, और एक होता है डिलीवरी। तो डिस्कशन के टाइम पे अपने पूरा खुलकर अपनी बात कहनी है जी, ठीक है ना, बगैर झिझक, फ्री फ्रैंक फेयर। फिर जिसने फैसला लेना है वो फैसला लेगा। मैं भी तो अपने जूनियर से राय मांगता था और डिसीजन लेता था, लेकिन एक बार जब डिसीजन ले लिया है सबकी राय लेके, फिर आपकी जिम्मेदारी उतनी है कि उसको आप अमल करो, चाहे वो जो आपके विचार थे सहमत है आपके नहीं है, अगर अमल हो गया। हाँ, लेकिन एक बार फैसला हो गया तो देन यू हैव टू, दैट इज़ लॉयल्टी। नाइस। ये कि नहीं, ये मेरा प्लान नहीं था तो मैं देखूंगा कैसे इसको मैं नाकामयाब करूं, वो सही नहीं है। ठीक है, गॉट इट। आपने एक बहुत अच्छी बात शुरू में कही कि डेमोक्रेसी में हर चीज़ की चर्चा होनी चाहिए। एक कॉमन सिटीजन के तौर पर मेरे जहन में सवाल आता है कि जब मैं अपने एक्स आर्मी चीफ से, एक CODS से पूछ रहा हूं कि उन्हें कैसा लगता है जब वो देखते हैं कि नेता अपनी पेंशन का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन कटौती जो है वो सेना में करने की बात कर रही है, कहते हुए कि देश के बजट पर भार बढ़ेगा। नहीं, कटौती कहाँ हुई है? अग्निवीर को सर जितने भी लोगों ने एनालिसिस किया, मीडिया वालों ने या दुनिया ने, वो यही माना कि पेंशन भी एक बहुत बड़ी वजह थी, कि जिसमें नए बच्चों को लाना था, सेना को युवा रखना था, लेकिन पेंशन भी एक बहुत बड़ी योजना थी। CRPF वाले कई बार मुझसे मिलते हैं, वो मेरा हाथ पकड़े कहते हैं कि आप लोग कभी हमारे लिए आवाज उठाएगा। अब मेरा फिर वही सवाल है, आप एक बार विधायक बन गए, आपको जीवन भर पेंशन मिलेगी, जितनी बार बनेंगे उतनी बार अलग अलग मिलती है। क्या एक्स आर्मी चीफ या तीनों सेना के प्रमुख होने के नाते कभी आपके जहन में आया कि यार पॉलिसी मेकर अपना ख्याल कर ले रहे हैं, लेकिन जो ट्रू सर्वेंट है देश का, उसके हिस्से का हक थोड़ा सा काट लिया जा रहा है, शायद ये उल्टा होना चाहिए था? हाँ, ज़रूर हो सकता है,
लेकिन हम ही अपने विधायक को चुनते हैं। अगर हमें लगता है कि वो सही बात नहीं है, उनको ना चुने, खुद मैदान में उतरो, खुद विधायक बनो, खुद एमपी बनो और इस फैसले को मत आगे बढ़ने दो। लेकिन बाहर रह के ऐसे तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है। मैदान में उतरो और फिर ये चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हम ही ने उनको चुना है। आपका इरादा है कि पॉलिटिक्स में जाने का? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सवाल मुझे पिछले चुनाव से पहले भी ऐसे ही एक कॉन्क्लेव में पूछा गया था कि क्या आप चुनाव लड़ोगे, तो उस वक्त मैंने ये जवाब दिया कि मैं चुनाव नहीं, चीनियों से लड़ता हूँ। तो अब भी मेरा वही कहना है कि नहीं, पॉलिटिक्स जो है उसमें मेरी दिलचस्पी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फौजी पॉलिटिक्स में नहीं जाए। सभी को अपने अपने जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से काम करना चाहिए। क्या एक्स आर्मी चीफ या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या सीओडीएस या सीडीएस ऐसे पदों पर, जो सर्वोच्च पद पर रहे, ऐसे पदों पर बैठे व्यक्तियों को राजनीति में जाना चाहिए? वही मैं कह रहा हूँ, अगर आपकी दिलचस्पी है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हम चाहते हैं ना कि राजनीति में अच्छे लोग जाएं। हाँ। अच्छे लोग नहीं जाएंगे तो फिर बाहर बैठ के फिर आप उंगली मत चीनी नुक्ता करेंगे हम। फिर जैसे मैं कह रहा था कि खुद लड़ो फिर। ठीक है, आपने चीनियों का जिक्र किया सर। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है, गलवान में उस रात क्या हुआ था? देखिए, जो इंडिया और चाइना के बीच बाउंड्री है, बॉर्डर गलत शब्द इस्तेमाल, बाउंड्री है, वो एक काल्पनिक है। हम मानते हैं कि बाउंड्री कहीं पर है, वो मानते हैं कि कहीं बाउंड्री कहीं और है। और इसीलिए जब हमारी पेट्रोलिंग होती है तो कई अक्सर ऐसे होते हैं जब दोनों पेट्रोलें आमने सामने आ जाती है। 90% वो एक दूसरे से बात करके दोनों मान जाते हैं कि ठीक है, हम अलग अलग पीछे हट जाएंगे। और इसको अमल करने के लिए कई हमारे बीच में समझौते भी है, बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेशर्स के ऊपर एक एग्रीमेंट। लेकिन कभी कभी वहाँ गर्माहट भी हो जाती है, और ये पहले बार नहीं है कि ऐसे हुआ है, उसके बाद भी हुआ है, आगे जाके भी होता रहेगा। और उस गर्माहट में कभी कभी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, कभी सिर्फ इंजरीज के साथ। और लेकिन इस बार बीते कुछ सालों में शायद वो बहुत बड़ी घटना थी। हाँ, ये लेकिन उसी साल और भी जगह और भी इस किस्म की घटनाएं हुई थी, लेकिन वहाँ किसी की मौत नहीं हुई। यहाँ 20 जवानों की मौत हुई, इसलिए वो एक बड़ी घटना बन गई जिसके हमें जवाबी कार्रवाई भी। क्या हमारा इंटेल कमजोर था या हम प्रिपेयर्ड नहीं थे उस समय? नहीं, ये नहीं कह सकते कि इंटेल कमज़ोर था या प्रिपेयर्ड नहीं था, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, जैसे मैंने कहा कि पेट्रोलिंग के टाइम पे ऐसे अक्सर होता है। उस वक्त हम मान लो हमारी पेट्रोल 20 की है और उनकी पेट्रोल 50 की आ गई, तो फिर उसमें समझदारी यही है कि आप उधर ही ईजी कर लो। तो थोड़ा तो कमांडर ऑन द स्पॉट, उसका भी डिसीजन मेकिंग सही होना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि उस एन मौके पर एकदम कभी कभी इतने सारे जब लोग हैं, 20-30 अपने साइड, 20-30 उसके साइड, उन 60-100 लोगों के बीच में से एक भी अगर कोई ये चिंगारी लगा दे तो एकदम वो एक्सप्लोड हो सकता है। कहीं पर लगा कि उस इंसिडेंट के बाद सर आर पार की जंग हो सकती है उस वक्त? आर पार की जंग तक बात नहीं पहुंची थी, लेकिन हाँ, दोनों साइड ने ज़रूर और ट्रूप्स आगे बढ़ाए हैं अपने जो क्लेम्स हैं, क्योंकि दोनों के क्लेम्स अलग अलग हैं, तो अपने क्लेम्स पर हक जमाने के लिए दोनों साइड ने आगे और टुकड़ियाँ भेजी। सर, चाइना से तो कोई इन्फॉर्मेशन आती नहीं हमारे पास, वो तो अपना ग्लोबल टाइम अपने हिसाब से छापते रहते हैं। हमने कहीं पढ़ा था कि शायद उनके 40-50 जवान शहीद हो गए थे चाइना के। इज इट ट्रू? उस झड़प में देखिए, अगर हमारे कैजुअलिटीज़ हुए तो उनके भी ज़रूर कैजुअलिटी हुए होंगे। ये कहना सही नहीं होगा कि उनका कोई भी नुकसान नहीं हुआ और सिर्फ हमारा ही नुकसान हुआ। लेकिन जो नंबर्स है ना, नंबर्स गेम, हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते कि हमारे 20 हुए तो उसके 40 होने चाहिए। हमने ये देखना है कि चीन जो है अपने पड़ोसियों के साथ यही गेम खेलता आ रहा है कि थोड़ा इधर उंगली करो, थोड़ा उधर आगे बढ़ो, और किसी ने उसका सामना नहीं किया। और क्योंकि किसी ने उसका सामना नहीं किया, उसके मुकाबला नहीं किया, वो धीरे धीरे बिना किसी नुकसान आगे बढ़ रहा है। साउथ चाइना सी में एक एक करके वो सारे आइलैंड पकड़ रहा है, कोई उसको रोक नहीं रहा। वो एक आइलैंड पे चले जाता है,
वो कोई कुछ कहता नहीं है तो फिर 2 नाव खड़ी कर देता है, फिर भी कोई कुछ कहता नहीं है तो एक एयर स्ट्रिप लगा देता है, फिर कोई कहता नहीं है तो एक बिल्डिंग खड़ी कर देता है, और ऐसे 2-3-4 साल में वो एक उसका एक नया पोस्ट बन जाता है बगैर एक भी जानी नुकसान। यहाँ क्या हुआ, उसका जानी नुकसान हुआ है, चाहे वो 1 हो चाहे वो 10 हो, चाहे जो कि 20-25-30 साल में उसको नहीं हुआ है। 1979 में चीन और वियतनाम के बीच में युद्ध हुआ है, तब उनके कैजुअल्टी हुए, उसके बाद अभी। तो ये उसको बड़ा झटका मिला कि अरे ये इंडिया जो है ऐसे चुपचाप नहीं बैठेगा, अगर हम ऐसे कोई हरकत करेंगे तो हमें भी एक नुकसान होगा। और इसीलिए जो है वो पूरी परिस्थिति बदल गई, और इसीलिए जो है युद्ध नहीं हुआ, और इसीलिए हम ज़्यादा मजबूत पोजीशन में हैं। सर, आपके पूरे करियर में आपको क्या लगता है आपका सबसे साहसिक बहादुरी फैसला क्या था? आपने किस फैसले पर जब आप रिटायर हैं आपको वाकई में अपने पर प्राउड फील होता है कि ये एक मैंने बहुत अच्छा फैसला किया था, अगर किसी 1-2 का जिक्र करना हो टफ टाइम में? तो देखिए, जब आप कमान अधिकारी होते, कमांडिंग ऑफिसर, और मैंने एक 2 राष्ट्रीय राइफल्स की कमांड संभाली, जो श्रीनगर के बाहर काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन हम करते थे, तो तकरीबन हर महीने एक न एक ऑपरेशन होता था, और वो ऑपरेशंस लॉन्च करना, कई बार रूम एंट्री, हाउस एंट्री करके वो टेररिस्ट को मार गिराना। तो हर वक्त, जैसे मैं शुरू में कह रहा था कि आपको मालूम है कि ऑपरेशन कर रहे हो तो सभी जो है सही सलामत नहीं निकलेंगे, तो वो एक लगातार एक कार्रवाई 2-2.5 साल आप जिसको सस्टेन्ड ऑपरेशंस कहते हैं, तो वो एक तो वो रहा। और दूसरा, जब गलवान के टाइम में जब हमने फैसला लिया कि हम जो कैलाश रेंजेस पे जवाबी कार्रवाई करेंगे उनके ऊपर दबाव डालने के लिए, तो वो मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छी कार्रवाई की। फैसला तो हमने लिया, लेकिन उसका अंजाम देना वो जवानों का काम था, और वो एकदम सही तरीके से स्पीड से कर पाए, और उस बर्फीले इलाके में 6-6 महीने रहे, और अब भी तैनात है उस इलाके में। इतने उन्होंने जो मनोबल दिखाया है और बहादुरी दिखाई, उसका तो कोई कहना ही नहीं। और उसी वजह से जो पूरे टीवी स्क्रीन में सभी लोगों ने वो दृश्य देखा है कि चीन वाले, PLA वाले अपने बंकर तोड़ के पीछे हट रहे हैं, वो सबसे बड़ी जीत है। कभी नहीं हुआ कि PLA जो है पीछे हटी है, और मैंने वो द्वीपों का उदाहरण दिया है, एक भी द्वीप से वो हटी नहीं है कभी, और ना कभी कैजुअल्टी हुई थी उनकी। और ना कभी कैजुअल्टी। दोनों चीज़ें इधर हुए, कैजुअल्टी भी हुए, चाहे 1 हो, 4 हो, 50 हो, और पहली बार आगे आने के बाद वो पीछे गए। सर, इसी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का एक कोट आपने कहा था कि उन्होंने आपसे कहा कि जो आपको उचित लगे। अब इसको लेकर 2 थ्योरीज निकल कर आ रही। एक, उन्होंने आपको खुली छूट दे दी क्योंकि आप उस पद पर हैं, ऑन द स्पॉट आप बेहतर समझते हैं। दूसरा, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना कि भाई लड़े तो जीते नाम सरदार का, हारे तो बिल नरवणे साहब फोड़ देंगे। ऐसे बिल्कुल, आपका आकलन क्या था इस पर, क्योंकि ये बहुत टॉकिंग पॉइंट बना है सर। ये ऐसे बिल्कुल नहीं है, वो तो यही है कि खुली, मैं ये नहीं कहूँगा कि खुली छूट, वो ये दर्शाता है कि सरकार को जो है अपनी आर्मी के ऊपर, अपने फौज के ऊपर, और उनके जो ओहदेदार हैं, चाहे चीफ हो, आर्मी कमांडर हो, उनके ऊपर पूरा भरोसा है। इसलिए वो कह रहे हैं कि आपको मालूम है ग्राउंड पर क्या स्थिति है, आपको मालूम है उस स्थिति को निपटने के लिए एग्जैक्टली क्या क्या करना चाहिए। माइक्रो मैनेज तो नहीं कर सकते ना उस लेवल पे बैठ के। मैंने भी जब अपने जवानों को बोला कि क्या कार्रवाई करें, माइक्रो मैनेज तो नहीं किया कि अब इस टुकड़ी को यहाँ से ले, उस टुकड़ी को वहाँ। मैंने तो एक ओवरऑल ऑर्डर दिया है, उस ओवरऑल ऑर्डर के अंदर जो भी कार्रवाई करनी है वो अपने इसको कोट ऐसे किया गया कि उन्होंने पल्ला झाड़ लिया सरकार तो इसलिए वो कहते हैं कि यू शुड ऑलवेज टेल व्हाट इज टू बी डन, नॉट हाउ इट इज टू बी डन। तो वो हाउ मेरे हाथ में, वो खुली छूट ही है एक किस्म से, लेकिन खुली छूट का मतलब ये नहीं कि आप जाके बम फोड़ाओ, हाँ एक बम फोड़ाओ या रैम्बो बन जाओ तो इसका मतलब है खुली छूट में भी उनमें इतना भरोसा था कि जो भी कार्रवाई की जाएगी वो सोच समझ के ही की जाएगी। सबसे ज्यादा कौन सा टफ टाइम था आपके पूरे कार्यकाल में जो आपको लगा कि ये बहुत प्रेशर पॉइंट था, मतलब जिसने आपको एक्चुअली, आज आप कहते हैं ना कि बीपी नहीं बढ़ा है आपका, अभी काम डाउन है, वैसे आप इजी इंसान है, लेकिन जहां आपका बीपी बढ़ गया हो कि बहुत प्रेशर लिया आपने?
Was it गलवान या कुछ और? नहीं, मेरे ख्याल से प्रेशर तो वो सीओ का जो टेन्योर होता है वो सबसे एन्जॉयबल भी होता है, लेकिन सबसे प्रेशर उसी में होता है, क्योंकि जो कमान अधिकारी होता है सीओ, वो आखिरी बार है जबकि एक्चुअली आप जवानों को कमांड कर रहे हो, ट्रूप्स को कमांड कर रहे हो। उसके बाद ब्रिगेड कमांडर वगैरह, फिर स्टाफ ज़्यादा हो जाता है, और उस वक्त जो है वो जो जिम्मेदारी है आपके जवानों की, वो पर्सनली आपकी जिम्मेदारी है। कोई भी चीज़ हो, कोई भी हादसा हो, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे वो लड़ाई में कैजुअल्टी हो, वो एक बहुत पर्सनल लगता है एज अ कमांडिंग ऑफिसर। तो वो मेरे ख्याल से कहीं पर ब्रेकडाउन हुआ आपका किसी घटना के बाद? जैसे आपने कहा ना कि मॉरल करेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता आप बहुत सारे जवान भेज रहे हैं, उनमें शायद कुछ लौटेंगे नहीं। तो नहीं, ब्रेकडाउन तो नहीं, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग हमें मजबूत बनाती है। हमारी फिर भी यार, यू आर आल्सो ह्यूमन बीइंग। ट्रेनिंग भी जानबूझकर हमें ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डालती है, और उसका फ़ायदा ये है कि जब हम ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तो हम कहते हैं यार ट्रेनिंग में इससे भी बड़ा मैंने देख रखा है, इससे बड़े चीज़ें देखी मैंने ट्रेनिंग में। तो एक किस्म से आपको प्रिपेयर करती है कि आगे वाले कई बार चीज़ें, ऑपरेशंस जैसे आप चाहते हो वैसे नहीं होते। बट फिर भी कोई आपका दोस्त, कोई साथी जिसके साथ आपने कभी काम किया हो जो आज इस दुनिया में नहीं हो, क्योंकि आपका दशकों पुराना एक्सपीरियंस है, जिसको आप मिस करते हो? वो तो, या कोई घटना में जिसमें आपने अपना कोई साथी खोया हो, जो घटना आज भी आपको बेचैन करती हो? वो तो मिस तो ज़रूर करते हैं। एक उदाहरण मैं दे सकता हूँ, और एक अगेन यूनिट कमांड में कैप्टन बहुगुना एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया, उन्हीं के कहने पे लॉन्च किया, और मैं चाहता था कि वो एक कैट ए टेररिस्ट, मुस्तफ़ा खान नाम था उसका, उसके हम 6-8 महीने पीछे उसके पड़े थे, और मैं चाह रहा था कि एक किसी दिन उस ऑपरेशन को लॉन्च करूं। लेकिन कैप्टन बहुगुना ने आकर मुझे कहा कि सर प्लीज़ मेरी बात मानो, आज मत करो ये ऑपरेशन, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप 2-3 दिन के बाद ऑपरेशन को करोगे मेरे कहने पर, तो ज़रूर हमें कामयाबी मिलेगी। तो मैंने उनकी बात मानी, हालांकि वो मेरे से काफ़ी जूनियर थे, और वाकई ऐसे ही हुआ। जिस दिन हमने वो ऑपरेशन लॉन्च किया तो वो उस घेरे में आ गया। मुस्तफ़ा खान के साथ जो कैटे टेररिस्ट था, हमने 2 और आतंकवादियों को मारा, और पूरे उस ऑपरेशन में एक ही कैजुअल्टी हुआ, और वो कैप्टन बहुगुना थे। एक स्प्लिंटर कहीं से आके उनके गले में गया, स्पाइन को टच किया, और वो वेस्ट से नीचे पैरालाइज हो गए। लेकिन जब एवैक्यूएट कर रहे थे उनको, वो मुझे कह रहे कि सर आप फिक्र मत करो, आप मुस्तफ़ा खान को ये करो, मैं जी जाऊंगा। एवैक्यूएट होते वक्त भी ये कहना था। लेकिन आज अभी भी वो सर्विस में, तकरीबन 1.5 साल हॉस्पिटल में रहे, अभी भी व्हीलचेयर पर जाते हैं, व्हीलचेयर, और उन्होंने अपनी गाड़ी मॉडिफाई की है, अपनी गाड़ी चलाते हैं। पूना में अभी इस वक्त खड़की, पूना में उनका पोस्टिंग है। ने शादी की, उनकी एक लड़की है जो 1 साल पहले उसका 10th क्लास हुआ है। तो ऐसे भी किस्से हैं फ़ौज में, और ये हमेशा मैं कोट करता हूँ कि एक तो अपने जूनियर का भी सुनना चाहिए, क्योंकि कभी कभी उनको ज़्यादा जानकारी होती है। आप सीनियर हो इसका मतलब ये नहीं कि आप ही को सारी दुनिया का भर का पता है। उनकी बात मानी, इसलिए हमें वो कामयाबी हुई, लेकिन उसमें वो कैजुअल्टी होने के बावजूद उन्होंने अभी तक, और हमने भी, फ़ौज ने भी उनको ऐसे नहीं जाने दिया। हालांकि इतने सीरियस इंजरी के बाद कई बार लोगों को हम मेडिकली भी बोर्ड आउट करते हैं, लेकिन नहीं, हमने उनको रखा। और ये बात मैं 2003 की कर रहा हूँ, अभी 2026, मतलब 23 साल पहले की बात है, और वो अभी भी सर्विस में। सर, इंडियन आर्मी दुनिया में कहाँ स्टैंड करती है आज के ज़माने में? नो, तो एज आर्मी चीफ तो एज या फॉर्मर आर्मी चीफ है, तो मैं यही कहूँगा वी आर नंबर 1, इसमें शक ही नहीं है जहाँ पर। और लेकिन हमारे पास सारे वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट्स हैं, नंबर 1। लेकिन हम अगर नंबर 1 है, मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूँगा, हम नंबर 1 है क्योंकि हमारे जवानों का जज्बा ही कुछ अलग है, जो कि मैं नहीं समझा सकता। मैं इसी पे कोट करता हूँ, क्योंकि मैंने करगिल बाद में जाकर बहुत कहानियाँ पढ़ी, बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए, मैं खुद ग्राउंड जीरो पर गया।
मुझे बताया करगिल के वक्त हमारे पास जूते सही नहीं थे, हमारे पास लोहे वाली बुलेट प्रूफ आती थी जो बहुत भारी होती थी, पहन नहीं पाते थे, इक्विपमेंट्स हमारे पास नहीं थे, जो शायद बड़ी शहादत की वजह बने उस दौर में। करेज सभी कहते हैं जो वहां पर थे कि इट वॉज ऑल करेज। हम जानते थे कि हमारा देश का एक हिस्सा कट जाएगा, वो सड़क चली जाएगी, इसलिए हमारे जवानों ने कुछ नहीं देखा और असंभव जीत को संभव करके अपने हौसले जिता दिया। लेकिन ये कहना कि इक्विपमेंट वगैरह नहीं था, वो एकदम 100% सही नहीं होगा, क्योंकि मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन एक लगातार एक प्रोसेस होता है। तो आप हमेशा लड़ाई लड़ते हो कि उस वक्त आपके पास जो है, आप लड़ाई नहीं लड़ सकते कि काश मेरे पास ये चीज़ होती। तो आज अगर मेरे पास ये गन है तो मैंने उसी गन के साथ लड़ाई लड़नी है। तो पहले जब हम जाते थे तब तो बुलेट प्रूफ जैकेट ही नहीं होते थे। जब बुलेट प्रूफ जैकेट आने लगे तो वो स्टील के आने लगे, तो वो स्टील के साथ ही हम जाएंगे, या बिल्कुल ही मत पहनो। जब जवान करते भी थे कि सर आगे वाला पहनते थे, पीछे वाला छोड़ जाते थे कि इतना भारी कौन पहने। मैंने भी पहना है, जब मैंने पहले बार वो बुलेट प्रूफ पटका पहना तो 3 दिन तक मेरी गर्दन जो है ना ऐसे के ऐसे अकड़ी रही इतना भारी था वो। लेकिन अभी सिरेमिक वाले आ गए हैं तो इम्प्रूवमेंट तो होता रहता है। नहीं, मेरा जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि ग्लोबली जो बड़ी बड़ी देश है, जैसे चाइना हो गया, रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, इनके कॉन्टेक्स्ट में हम तो हमारा इक्विपमेंट जो है at that point of time is the latest that we can have. Okay. But जब तक कोई इक्विपमेंट आता है उसके बाद और भी लेटेस्ट मार्केट में आ जाता है, तो उसको इंडक्ट करने में फिर 4-5 साल हो जाते हैं। तो हम हमेशा एक तरह से कह सकते हो कि आप हमेशा उस कर्व के पीछे ही हैं। एक इक्विपमेंट, मान लो मुझे मालूम है कि ये नई राइफ़ल मुझे चाहिए, जब तक वो नई राइफ़ल के सारे प्रोक्योरमेंट प्रोसेस होगा 2-3 साल, नई राइफ़ल आएगी फौज में, तब तक उससे भी बेहतर राइफ़ल किसी ने बनाई होगी। यानी आप कह रहे हैं कि हम इक्विप्ड हैं? हाँ, इक्विप्ड है, जरूर। एक मेरा बड़ा पर्सनल मेरे मन में क्वेश्चन आता सर, क्योंकि मैं फौज की कहानियां बहुत पढ़ता रहता हूँ। सैम मानेकशॉ साहब ने 1971 में जब एक पावरफुल गवर्नमेंट इंदिरा गांधी जी की थी, तो एक मसले पर उनको रियलिटी चेक दिया कि नहीं, मैं ये सोचता हूं आपका फैसला जो है, हमें टाइम चाहिए। उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया। नेहरू जी के जमाने में जनरल थिम्मैया साहब ने रक्षा मंत्री से मतभेदों के दौरान अपना इस्तीफा दे दिया था। आपके मसले पर यह सवाल बहुत बार आने लगा कि अब जब करंट गवर्नमेंट बहुत पावरफुल है और कई बार यह आरोप लगता है कि अपनी चॉइसेस से लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है, कि आज फौज में अगर किसी विषय पर लगता है कि नो कहना है तो वो नो जाता है, या यस सर वाला फॉर्मूला बढ़ गया है? वो करे जो जनरल सैम मानेकशॉ साहब का हम जिक्र कर रहे थे या जनरल मिथ्या साहब का? तो जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि एक वो 3 जो स्टेप होते हैं, डिस्कशन, डिसीजन और डिलीवरी। तो ये डिस्कशन फेज़ में उन्होंने ये बात कही होगी कि नहीं, हमें टाइम दो, और उनकी बात मान ली, ठीक है ना। हो सकता था कि वो कहते कि नहीं, हमें जल्दी जल्दी करना है, और फिर नतीजा कुछ और हो सकता था। तो अभी हाइंडसाइट में कहना कि कौन सा सही था, कौन सा गलत था, वो मुश्किल बात है। लेकिन एक और बात है इसमें कि इस्तीफा देना बहुत आसान चीज़ है, लेकिन सिस्टम में रह के उसको और अच्छा करना वो मुश्किल बात है। ऐसी कोई सिचुएशन आई जहां पर आपको लगा कि शुड आई रिजाइन? तो इसीलिए जो है, जब डिलिब्रेशंस चलते हैं, खास करके जब अग्निपथ स्कीम पर डिलिब्रेशन चल रहे थे, तो हमने तीनों सर्विसेज में, ना सिर्फ आर्मी ने, तीनों सर्विसेज ने काफ़ी पॉइंट दिए, और उनमें से कई पॉइंट में की वजह से वो मतलब अमल भी किया उसमें। कभी मतभेद इतने आए सर कि आपको लगा कि मैं रिजाइन कर दूं? कभी उस लेवल तक नहीं पहुंचा, लेकिन जैसे मैं कह रहा हूं कि रेजिग्नेशन इज अ इजी वे आउट। ट्रू, भागने, हाँ मतलब ठीक है, आप सही कह रहे हैं, किसी भी काम से उस वहां रहकर सिस्टम ठीक करना इज मोर करेज। ठीक है सर, भारत में सिर्फ 2 फील्ड मार्शल हुए हैं, क्या वो रैंक अब इतिहास की शोभा बनकर रह गई है? क्योंकि फील्ड मार्शल उतने नहीं हुए इंडिया में। हमारे पड़ोस में तो बिना जीते ही दे देते हैं सर। अभी आसिम मुनीर साहब ने बिना जीते हुए लगा लिया। जैसे मैं इस किताब में पहला चैप्टर ही रैंक्स के बारे में है, और उसमें मैं दोनों फील्ड मार्शल्स का जिक्र करता हूँ, और ये भी जिक्र करता हूँ कि रैंक बने क्यों। रैंक बने क्योंकि उसकी एक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है कि अगर आपके पास 3 बटालियन है तो 3 बटालियन का कोऑर्डिनेशन करने के लिए आपको एक ब्रिगेड कमांडर चाहिए, एक ब्रिगेड चाहिए। इसी तरह वो हायरार्की बनता रहता है। तो अभी हम जैसे एक आर्मी है, लेकिन दूसरे महायुद्ध में कई देशों की आर्मी थे,
तो दोनों आर्मीज के जो जनरल हैं उनके ऊपर कोऑर्डिनेट करने के लिए एक फील्ड मार्शल भी चाहिए था। तो इट वाज अ फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ओके, एक ज़रूरी था एक फील्ड मार्शल होना। ठीक है। लेकिन अभी हम वी आर वन आर्मी ओनली। मैं इनके कुछ क्वेश्चंस में उससे जल्दी करता हूं। मैं एक जैसे सीडीएस पद आया, अब सीडीएस पद तीनों आर्मी चीफ का प्रमुख आता है। पहले जब मैं सुनता था तो आर्मी चीफ जो थे उसका एक अपना रुतबा रहा करता था। अब क्योंकि सीडीएस भी आ गया है जो तीनों सेनाओं का है, तो क्या जो आर्मी चीफ है उसकी भूमिका थोड़ी प्रशासक के तौर पर हो गई है, या वो पावर अभी भी उनके पास है जैसी पहले रहा करती थी? क्योंकि आप तो दोनों पदों पर रहे हैं। देखिए, जो अभी सिस्टम है तो ऑपरेशनल कमांड जो है वो सिर्फ अभी भी तीनों सर्विस चीफ्स के पास ही है। ओके, वो सीडीएस के पास नहीं है। सीडीएस इज मोर अ कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड। लेकिन अगर आपको खास करके एक जब थिएटराइजेशन भी हो जाएगा और आपको अगर सही तरीके से मिलिट्री रिफॉर्म करने हैं तो मैं समझता हूँ कि सीडीएस को भी ऑपरेशनल एक रोल मुख्य तौर पर मिलना चाहिए, नॉट जस्ट एज चेयरमैन ऑफ चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी। पहले चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों चीफ्स में से जो सीनियर होता था वो चेयरमैन बन जाता था। अब सीडीएस होने से वो परमानेंट चेयरमैन हो गया और बाकी 3 चीफ वो इसी कमेटी के सदस्य हैं। लेकिन इस कमेटी में सीडीएस के पास ऑपरेशनल रोल नहीं है, हालांकि वो चेयरमैन है। वो सीडीएस एक भी टुकड़ी कहीं एक जगह से दूसरी जगह नहीं हिला सकता। तो ये डाइकोटमी नहीं है, राष्ट्रपति जैसा पद है कि एक तरफ से आप तीनों के ऊपर हो लेकिन आपके पावर्स में एक भी जो ऑपरेशनल कोई ये नहीं। तो आगे जाके खास करके जब थिएटराइजेशन बनेंगे और इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स बनेंगे तो इस डाइकोटमी को भी मेरे ख्याल से दूर किया जाएगा। मैंने कई पॉडकास्ट किए सर जिसमें हस्बैंड आर्मी में थे, वाइफ एयरफोर्स में थी, या और बहुत सारे लोग, तो जब भी वो आपस में बैठते हैं तो उनमें आपस में एक अनसेट कंपटीशन सा होने लगता है। एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में तीनों अपने आप को अलग अलग तरीके से एक राइवलरी तो होनी चाहिए। राइवलरी है। तो जब आप तीनों सेनाओं का पद संभाल रहे थे, तीनों सेनाओं को, सबसे मुश्किल कोऑर्डिनेशन में क्या आ रहा था? आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो होगा। कोई किस्सा बताना चाहे जहां कोऑर्डिनेशन में थोड़ा आपको जोर लगाना पड़ा? नहीं, देखिए, या आपको एक दूसरा प्रोस्पेक्टिव दिखा जो आर्मी चीफ रहते आपने नहीं देखा होगा? नहीं, ये तो नहीं, क्योंकि चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के मीटिंग तो होते रहते तो हम हमेशा बातचीत कर ही देते। और जनरल रावत का जब एक्सीडेंट में वो गुजर गए तो मेरे रिटायर होने तक 2-3-4 महीने ही बाकी थे। और एक तौर पे मैं एक टेम्परेरी हेड था काम चलाने के लिए। तो इट वाज उस 3-4 महीने के दौरान हमने ऐसे कोई ख़ास मुद्दों के ऊपर चर्चा नहीं की जहाँ पे हमें कोई ऐसे डिसीजन लेने पड़े जो कि एयरफोर्स, नेवी। बट इनके कोऑर्डिनेशन में कुछ इश्यूज होते हैं सर? क्योंकि जैसे कहा ना, तीनों का एक अनसेट अपना एक गरिमा है, एक अपना। हाँ, कोऑर्डिनेशन के इश्यूज होते हैं और इसीलिए जो है महसूस किया गया कि एक सीडीएस होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन एक बड़े साधारण मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि तीनों के पास कमांडोज हैं। आर्मी के पास गरुड़ हैं, एयरफोर्स के पास मार्कोस है, नेवी के पास, और तीनों कमांडोज के पास जो बेसिक हथियार है वो अलग अलग है। तो तीनों लोग अलग अलग वो हथियार इस्तेमाल करते हैं, अलग परचेज करते हैं। अलग परचेज मतलब अलग मेंटेनेंस, अलग उसका एमिनेशन। तो अगर तीनों कमांडो ही हैं तो तीनों के पास एक ही हथियार क्यों नहीं हो सकता, एक ही किस्म का हथियार? तो ऐसे चीज़ें जो है, इसीलिए एक अगर एक कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी हो तो एक वो सिनर्जी ला सकता है और उस सिनर्जी के साथ वो इकोनॉमी भी होगा। क्योंकि जब अब छोटे नंबर्स में 3 लोग खरीदेंगे और बड़े नंबर में ज़्यादा संख्या में खरीदो, अपने आप उस चीज़ की कीमत भी कम हो जाएगी, बेहतर होगा। तो इसीलिए वो हेडक्वार्टर आइडियाज़ जो है इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ और डीएमए। सर, आपकी किताब पढ़ते वक्त मुझे एक बड़ी रोचक चीज़ पता लगी। इस किताब में आपने चकदे फट्टे का बताया हमें। जी हाँ। मुझे लगता था ये कोई पंजाबी डायलॉग है। किताब पढ़कर मुझे पता लगा भाई ये तो रणनीति का हिस्सा है। जी हाँ। चकदे फट्टे, फट्टे उतारने का। तो ये एक तरह से मेरा भी फेवरेट चैप्टर है क्योंकि मैं भी सिख लाइट इन्फेंट्री से हूँ और चकदे फट्टे तो हम भी आमतौर पर कहते थे। लेकिन एक बार मुझे भी लगा कि ये क्यों कहते हैं, तो इसलिए मैंने भी इसके ऊपर सोच विचार करने लगा मैं। और फिर ये खुलासा हुआ कि तो एक तरफ से ये क्लासिफाइड आप कह सकते हो। हाँ। खुलासा हुआ कि सारे चकदे फट्टे कहते हैं। मूवी भी बनी चकदे फट्टे,
वो घोंसला का घोंसला में वो गाना भी है चक दे फट्टे, और अभी हम ऐसे ही एक दूसरे को उत्साह देने के लिए भी कहते हैं चक दे फट्टे। हाँ। लेकिन जैसे आप कह रहे थे कि और सारे कहानियाँ जो इस किताब में, इन सभी का जो जड़ है वो सैन्य इतिहास में, मिलिट्री हिस्ट्री में। तो जब मुग़लों और सिख के बीच में लड़ाई होती थी तो सिख घोड़े सवार मुग़ल के कैंप पर अटैक करते थे, और क्योंकि मुग़ल आर्मी ज़्यादा बड़ी थी तो उनके जो है छोटे छोटे रेड होते थे, और वो रेड करके वो फिर निकल जाते थे। और लेकिन वापस जाते वक्त मुग़लों ने जो पुल बनाए थे, क्योंकि उनको बड़े पुल चाहिए थे अपनी बड़ी फ़ौज ले जाने के लिए, तो उन लकड़ी के पुल के फट्टे निकाल देते थे ताकि वो मुग़ल उनका पीछा ना कर सके। और वो जाते वक्त एक दूसरे को प्रोत्साहन देते थे कि हाँ कि चक दे फट्टो, चक दे फट्टे, कि अभी हम निकल गए हैं, अभी आप फट्टे निकाल सकते हो, ताकि इसके बाद हमारा कोई जवान उस तरह नहीं रहा। एक और बड़ा दिलचस्प किस्सा था सर, 2 बोतल 3 गिलास। तो वो भी एक किसी ज़माने में छुट्टी मंजूर हुई तो 2 बोतल 3 गिलास, तो आपस में ये, लेकिन ये इसमें ये लिखने का मकसद ये था कि वो शेयरिंग है, कि 2-3 लोग 2 बोतल बियर शेयर करें, तीनों एक एक भी ले सकते थे, ये नहीं कि एक एक क्यों ना हो, लेकिन 3 लोग 2 बोतल क्यों, क्योंकि वी आर शेयरिंग, कि हम एक ही परिवार का हिस्सा है और हम आपस में शेयर करके ये कार्रवाई कर रहे हैं। सर जो जवान होते क्या वो भी मोबाइल फ़ोन के नशे में है, रील्स बनाने के, या ये सिस्टम बढ़ा है? नहीं, मोबाइल फ़ोन अभी तकरीबन सभी के पास है। हाँ। और हमारे जैसे अभी रील्स की बीमारी दुनिया में सबको लग गई है, तो क्या ये इंडियन आर्मी में जो जवान होते हैं, अभी तक जवानों के बीच में तो नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे उनके फैमिलीज़ में तो आ रहा है, उनके लेडीज़ बना रहे हैं, उनके बच्चे भी थोड़ा थोड़ा बनाने लगे हैं। और हमें थोड़ा सा इसके ऊपर कहना कि अभी मैं रिटायर्ड हूँ, लेकिन थोड़ा सा इसके ऊपर हमें सावधान करने की ज़रूरत है लोगों को, कि जो रील बना रहे हैं उससे अनजाने कोई सिक्योरिटी रिस्क ना हो, कि बैकग्राउंड में कोई इक्विपमेंट नज़र आए, क्योंकि बैकग्राउंड तो होता ही है, या कहीं कि मैं फलाने इलाके में हूँ, या मैं अपने पति के साथ बठिंडा में हूँ, तो ऐसे थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एंड ऑल्सो हनी ट्रैप के बहुत सारे केसेस जो आते थे, तो ऐसे भी होने की आशंका तो हमेशा रहेगी। हनी ट्रैप भी तो होता होगा ना सर, क्योंकि मैं बहुत सारे मेरे मीडिया जो फ्रेंड हैं जो जियो पॉलिटिक्स पर रिपोर्टिंग करते हैं, वो कहते हैं हमें तक कोशिश करते हैं वो ट्रैप करने की, कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल, क्योंकि हम फौज कवर करते हैं, तो आई एम श्योर जवानों को भी करते होंगे, बहुत सारी खबरें भी आती रहती हैं। तो आते रहते, तो ये पहले मोबाइल फ़ोन नहीं थे तब भी हनी ट्रैपिंग तो होती थी। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी लोगों को हनी ट्रैप किया गया, जर्मन्स ने ब्रिटिश पर, वाइस वर्सा जापानीज़। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी के आने से शायद उसका जो पहुंच जो है वो बढ़ गया है, तो इसलिए हमें सावध रहने की भी ज़्यादा ज़रूरत है। जो महिला सैनिक सर हैं, क्या उनको इन्फेंट्री जैसे डायरेक्ट कॉम्बैट में कभी तैनाती हो सकती है? मतलब इसको लेके बहुत ही डिवाइडेड बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन इससे पहले मैंने एक और किताब लिखी है, इसका नाम है कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी। वो एक मर्डर मिस्ट्री है। नाइस। और उस मर्डर मिस्ट्री के हीरो हीरोइन एक रोहित और रेणुका है, जो एक नए कमीशन होते हैं, और रेणुका को मैंने इन्फेंट्री में डाला है। तो वो फिक्शन है, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बट जैसे मेरे यहाँ पर एक कर्नल आए थे, उन्होंने मुझसे कहा कि इट इज़ नॉट पॉसिबल। उनका लॉजिक ये था कि वो बहुत अच्छी हैं महिलाएं, सशक्त हैं, लेकिन जैसे अभिनंदन जी पाकिस्तान गए, अगर महिलाओं को लेकर हम एक थोड़ा सेंसिटिव होते हैं, अगर उनके साथ थोड़ी बदसलूकी करें, देश का मोराल, फौज का मोराल डाउन हो जाएगा, तो उनको आप यूटिलाइज कीजिए दूसरे सेक्टर्स में इन्फेंट्री, क्योंकि वहां पर कुछ डार्क ट्रूथ्स हैं, वहां पर उनकी आवश्यकता। ये उनका लॉजिक था। राजेश पवार जी हमारे आए थे, कर्नल थे। इस पर आपका क्या लॉजिक है कि इन्फेंट्री में जाना चाहिए? आपने अभिनंदन की बात की, वो फाइटर पायलट है, लेकिन लेडीज विमेन फाइटर पायलट भी है, तो वो भी तो दुश्मन के एरिया में गिर सकते हैं। बिल्कुल सही बात तो है। अगर वहाँ हो सकता है, तो इन्फेंट्री में अगर महिला है तो वो भी उसी मतलब रिस्क कैटेगरी में पड़ते हैं। तो यानी हो सकते हैं, हो सकता है। नंबर 1। नंबर 2, ज़रूर इन्फेंट्री सबसे सामने होती है, लेकिन बैटलफील्ड एरिया में इंजीनियर्स, सिग्नल, EME, उसमें महिला हैं, वो तो कम्बैट जोन में है। और जब एनिमी का एक्शन होता है, 10-12 किलोमीटर के एनिमी का एक्शन हो, वो अपने एरिया में घुस जाए, तो इस एरिया में ये नहीं कि सिर्फ इन्फेंट्री तैनात है, सारे टुकड़ियाँ तैनात होंगे, जिसमें जवान होंगे,
मेल ऑफिसर्स होंगे, फीमेल ऑफिसर्स होंगे, तो किसी का पकड़े जाना ये नहीं कि सिर्फ इन्फेंट्री वाले ऑफिसर्स ही पकड़े जाते हैं या PAW होते हैं, वो सभी लोग मेरे यहाँ फौज से यशिका त्यागी जी आई थी, तो कहीं जब मैं नई गई थी तो कई जवानों का हाथ उठने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था वो एक्सेप्टेंस में कि मैडम भी कैप्टन है, कर्नल है, अभी तो उन्होंने कहा, फिर वो धीरे धीरे हुआ अभी हम उससे काफी आगे बढ़ मैडम सर, चुके हैं। नहीं उन्होंने बिल्कुल शुरुआत कर बताया 20 साल अभी हो गए विमेन आर्मी में है, तो शी सेड कि हम एम्बिशियस हैं, हम लड़कियां कभी संतुष्ट नहीं होते, हमने हमेशा ज्यादा मांगा, ज्यादा मांगते मांगते अब हमारी तमन्ना है कि हम एक आर्मी चीफ का हेड जो हो वो भी कभी महिला हो। बनेंगे, क्यों नहीं। तो जब मैं आखिर में NDA में गया था लास्ट पासिंग आउट परेड में रिटायर होने से पहले, तो उस मीडिया इंटरेक्शन में यही मेरे से पूछा गया कि एक्स NDA पहले महिला चीफ कब बन सकती है। तो मैंने क्विक कैलकुलेशन किया, मैंने कहा कुछ 40-42 साल लगेंगे। नाइस सर। ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन आर्मी के साहस को आप कैसे देखते हो? नहीं, ऑपरेशन सिंदूर में तो हमने बहुत ही बढ़िया काम किया है, और एक बार ये दिखाया कि तीनों सेनाओं के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो कितना अच्छा है, और इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि हमने बहुत भारी जीत हासिल की है। और हमने बालाकोट से कुछ सबक सीखे, क्योंकि बालाकोट के बाद लोग पूछते रहे कि सबूत कहाँ है, सबूत कहाँ है, किसी को विश्वास नहीं हो कि हमने कोई कार्रवाई की है। तो उससे सीख लेते हुए इस बार हमने सबूत भी दिखाए, हैंगरों में जो बड़े बड़े डैमेज हुए वगैरह वगैरह। तो कोई शक नहीं है कि बहुत ही अच्छा ऑपरेशन था ये। इंडियन आर्मी का पॉलिटिकल पार्टियां उसका राजनीतिकरण करती हैं, जैसे सबूत वाली बात हुई, इंडियन आर्मी की तरफ से कहा गया कि हमने हमला किया, सबूत मांगा, या दोनों साइड से पूछ रहा मैं, क्या सरकार उनके काम को बढ़ा चढ़ाकर राजनीतिक लाभ लेती है, या विपक्ष आर्मी की जो योग्यता है उसको लेकर क्वेश्चन करती है? क्या ये दोनों में से दोनों गलत है? तो मैं तो हमेशा यही कहता आ रहा हूँ कि राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, आर्म्ड फोर्सेस को हमें पॉलिटिक्स से दूर ही रखना चाहिए, क्योंकि वही हमारे देश की एक शक्ति है। अगर आप पड़ोसी देश देखो, जहाँ जहाँ आर्मी पॉलिटिक्स में घुसी है उनका नुकसान नहीं हुआ है। तो ये 2-वे ट्रैफिक होता है, वो भी हमें बीच में ना लाए, और हमारी भी कोशिश होगी कि हम बीच में ना पड़े, और यही सबके लिए बेहतर होगा। लास्ट क्वेश्चन सर, आपने 40 साल से अधिक देश की सेवा की, हर सफलता जो है वो कुर्बानियां लेकर आती है। आई एम श्योर आपने बहुत सारा त्याग परिवार के क्षेत्र में किया होगा। कभी ऐसा कोई लम्हा जिसका आपको मलाल हो कि आपको परिवार में होना चाहिए था, आप नहीं रहे जब आप देश की सेवा कर रहे थे? एक इंडिविजुअल इंस्टेंस तो नहीं, लेकिन ज़रूर ऐसे महसूस होता है कि जब बच्चे बड़े हो रहे थे तो हर वक्त तो नहीं थे, और ख़ास करके जो शुरुआती साल होते हैं, मैं कहूँगा 5 साल की उम्र तक, जहाँ तकरीबन रोज़ाना ही कुछ नया बच्चा करता है। पहले पलटी, पहला कदम, पहले बार जब सॉलिड फूड खाने लगता है, तो ऐसे जो इम्पोर्टेंट लैंडमार्क होते हैं वो हम मिस कर जाते हैं। लेकिन अभी मेरा एक पोता है और अभी मैं रिटायर्ड हूँ, तो मैं पूरा समय उसके साथ गुजारता हूँ। तो जो वो अपने बच्चों के साथ में नहीं देख पाया या कर पाया, वो अभी वो मैं कर सकता हूँ, और उससे बड़ी खुशी होती है। क्या करियर गोल्स अब आपके हैं सर रिटायरमेंट के बाद? और कुछ तो करियर गोल्स होंगे। करियर गोल्स, किताबें मेरा टारगेट है हर साल एक किताब, यानी हर साल एक पॉडकास्ट मेरा हो जाएगा। हाँ, तो पिछले साल कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी निकली, इस साल ये क्यूरियस एंड क्लासिफाइड, और कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी का सीक्वल मतलब जो हीरो हीरोइन वही है, रोहित और रेणुका, लेकिन वो मिस्ट्री दूसरी है। तो वो ऑलमोस्ट फिनिशिंग स्टेजेस। आपने नागालैंड में PhD भी की है, मैंने सुना। हाँ, ये नागालैंड में PhD करने का लॉजिक क्या सर था, और इससे कितना समझ मिलता है कि इलाके के बारे में जो शायद वैसे समझ में नहीं आता? नहीं, ज़रूर मैंने PhD करने का फ़ैसला किया था, और शुरू में मुझे लगा कि मैं चीन के ऊपर ही PhD करूं, क्योंकि चीन का काफ़ी उस वक्त में डिप्लॉयमेंट भी था। जैसे कर्नल GS पाकिस्तान और चाइना के ज़िक्र कर रहे थे, तब आर्मी हेडक्वार्टर्स में भी मैं चाइना डेस्क ही संभाल रहा था, लेकिन अपॉइंटमेंट का नाम अलग था। लेकिन फिर जब सब्जेक्ट की बात आई तो फिर वो गाइड ने कहा कि नहीं, अब देखो आप चीन के ऊपर क्या करोगे, ना आप चीन जा पाओगे, ना आपको मैंडरिन आता है, आप रिसर्च सिर्फ कुर्सी में बैठ के इंटरनेट से ही करोगे, तो आपका ओरिजिनल थॉट क्या है PhD में? PhD इज़ नोइंग इन डेप्थ अबाउट अ स्मॉलर सब्जेक्ट,
नॉट मोर अबाउट, नॉट लिटिल बिट अबाउट लार्ज थिंग। तो ऐसे कौन सी चीज़ है जिसके बारे में आप अपने पर्सनल टच ला पाओगे, पर्सनल एक्सपीरियंस ला पाओगे, वगैरह वगैरह। तो उसके बारे में जब सोचा, तब मैं 2 साल नागालैंड में था, और नागालैंड में कई लोगों से मैंने बात की थी, कई अच्छी चीज़ें देखी थी, कई चीज़ें देखी थी जहाँ पे सुधारना की ज़रूरत थी। और फिर जब मैंने ये आइडिया दिया कि ठीक है भाई, मैं नागालैंड में करता हूँ जहाँ इंसर्जेंसी भी है, और मैं इंसर्जेंट ग्रुप के लीडर से भी मैं मिल चुका हूँ, वो चीफ मिनिस्टर, गवर्नर से भी मिल चुका हूँ। वहाँ पे मैंने सारे मेरे नीचे जो लोग थे उनके एरियाज़ देखे हैं, वहाँ के सरपंचों से बात की, आम आदमी से बात की। तब उन्होंने कहा कि ये देखो, अब आप सही लाइन पे आ रहे हो कि अभी आपका पर्सनल और ऑन फील्ड रिसर्च होगा। तो क्या निकला यूनिक, अगर कुछ शेयर करना चाहें पीएचडी में जो आपको यूनिकनेस लगी हो नागालैंड से? तो वो सब्जेक्ट ही इसको मतलब क्लियर कर देता है कि सब्जेक्ट था हार्मोनाइजिंग नागा कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड इंस्टीट्यूशंस फॉर द मॉडर्न एरा टू अशर इन पीस एंड डेवलपमेंट। तो मेरा थीसिस यही था कि जो रीत रिवाज वो अभी भी फॉलो कर रहे हैं, जो सदियों से आ रहे हैं, वो एक्चुअली डेवलपमेंट के लिए पाबंदी है, और जब तक वो अपने आप को वो नहीं बदली करेंगे तब तक जो है वो उनका डेवलपमेंट नहीं होगा, और डेवलपमेंट नहीं होगा तो इंसर्जेंसी रहेगी। वो सारा मतलब इंटरकनेक्टेड होता है, पीस, डेवलपमेंट एंड लॉ एंड ऑर्डर। तो उसका यही मेन नतीजा ये था कि आपको अपने कुछ ट्रेडिशंस जो है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा अगर आपको सही आगे बढ़ना है। आखिरी सवाल से जाते थे, 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी आए, उसके बाद उरी हुआ, पहलगाम हुआ, बालाकोट हुआ, और बहुत सारी घटनाएं हुई जहां पर कई बार पाकिस्तान समर्थित या चाइना से हमारे देश पर अघोषित तौर पर हमला किया गया। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को एक एक्स आर्मी अध्यक्ष के तौर पर, एक डेमोक्रेसी के पावरफुल वक्ता के तौर पर आप कैसे देखते हैं? जब कभी हमारे के ऊपर कोई हमला हुआ है, खास करके टेररिस्ट एक्शन एलसी के ऊपर पहले भी हुए हैं, तब भी हमें छूट दी गई थी कि आप जाके आप एक्शन कर सकते हो। तो ये नहीं है कि किसी 1 साल के बाद ही ये क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज़ होने लगे हैं। ये छूट हमेशा थी बटालियन कमांडर्स को, ब्रिगेड कमांडर्स को, कि बॉर्डर एलसी पार करके आप अगर आपके पोस्ट में कोई आता है, मतलब सर्जिकल स्ट्राइक्स पहले भी होती थी, लेकिन छोटे पैमाने पे, लेकिन पहले भी होती थी। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ ना, कल उस वक्त सोशल मीडिया भी नहीं था, बॉलीवुड ने फिल्में नहीं बनाई थी। ये कार्रवाई में जो कह रहा हूँ वो कारगिल से पहले थे, कारगिल वॉज फर्स्ट टेलीवाइज्ड वॉर। तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं और ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकर। लेकिन पहले जब मैं कमांडिंग ऑफिसर था, मुझे याद है कि हमारे एक पोस्ट के ऊपर लोग आके 2 जवानों के गर्दन काट के निकल गए थे। तो उसका तो हमने बदला तो लिया ही लिया, सरहद पार जाके, लेकिन किसी को मालूम नहीं है। तो अब इसको ज्यादा दिखाया जा रहा है? दिखाया नहीं, मैं क्या ये इन्फॉर्मेशन बाहर कैसे आ रही है? पहले क्यों नहीं आती थी, अब क्यों आ रही है? ये नहीं कि दिखाया जा रहा है, लेकिन वो जो माहौल बदल के है ना, वो रीच, डिजिटल एरा, वो सारी चीज़ें बदली। देश सुरक्षित हाथों में है? बिल्कुल 100%, इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच सर। एक आखिरी सवाल इसी में समझ लेता हूँ। आखिरी 3 सवाल हो गए, इसी में छोटा सा है, हाँ या ना बोल दीजिएगा। एक थ्योरी और आती है कि आप आर्मी चीफ में, आप रोज आप मिलेंगे नहीं मुझे। एक थ्योरी आती है कि चीन ने हमारे कुछ इलाकों में कब्जा कर लिया था। इज इट ट्रू? क्योंकि उस वक्त आप ही थे, मैं पूछ सकता हूँ ये सवाल में। इसको मैं कितने बार इसका जवाब दे चुका हूँ। प्रधानमंत्री ने बोला है, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, आर्मी चीफ, फिर भी अगर लोगों को भरोसा नहीं है तो, और जैसे मैं पहले क्या कहा था कि जब आपने देखा है कि पीएलए वाले वापस जा रहे हैं, तो इसमें डाउट क्यों आता है कि उन्होंने कब्जा किया है या नहीं किया? कोई डाउट नहीं सर। भारतीय जवानों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? यही कि डटे रहो, और जैसे उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया है उसी तरह अपने अधिकारियों का साथ देते रहो आगे जाके भी। थैंक यू सो मच सर, और आपकी इस किताब के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। इस किताब की कुछ यूनिक बातें हमने बताई, बाकी हम अपने दर्शकों से चाहेंगे कि और इंटीरियर जाएं, अंदर जाएं, खोदें, पढ़ें। कुछ हमने ट्रेलर दे दिए हैं, बाकी जो डिटेल जानकारी है वो इससे लें। सर वो तो 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, उससे कोई लक्षण है आने की? अभी कभी नहीं कभी, फिर भी इंटरव्यू करेंगे। थैंक यू सो मच सर, लवली टॉकिंग टू यू, एंड बहुत बहुत गौरवान्वित लम्हा मेरे लिए। थैंक यू।